गुड मॉर्निंग। कल हमने बेसिक अकाउंटिंग के कुछ कंसेप्ट देखे थे, उसमें टर्मिनोलॉजी स्टार्ट की। टर्मिनोलॉजी यानी किसी भी सब्जेक्ट में उसके स्पेशल इस्तेमाल होने वाले शब्द, जिसका मीनिंग आम भाषा में शायद कुछ और हो सकता है, लेकिन इस सब्जेक्ट में पर्टिकुलर उसका मीनिंग पर्टिकुलर कुछ और ही होता है। तो कल हमने कैपिटल एंड ड्राइंग्स ऐसे दो शब्द देखे थे। जैसे कि मैंने बताया कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसका आम भाषा में कुछ और मतलब होता है, और ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर इसका मतलब कुछ और होता है। फॉर एग्जाम्पल कैपिटल, कैपिटल का मतलब होता है किसी भी देश की या राज्य की राजधानी, लेकिन यहाँ पर कैपिटल मतलब जो बिजनेस कर रहा है, जो मालिक है, उसने बिजनेस के अंदर जो पैसा लगाया है वो। और ड्राइंग का मतलब आप सब जानते हैं, लेकिन पर्टिकुलर इस सब्जेक्ट के अंदर ड्राइंग का मतलब होता है जो मालिक है, जो बिजनेस का ओनर है, उसने बिजनेस में से अपने पर्सनल इस्तेमाल के लिए जो भी कुछ लिया हो, चाहे कैश लिया हो, चाहे गुड्स लिया हो, माल लिया हो, वो सब ड्राइंग्स कहलाता है। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर 3 इज लायबिलिटी। लायबिलिटी को हम ट्रांसलेट करें तो मीनिंग होता है जवाबदारी, जवाबदेही। बिजनेस के अंदर हम जब कई सारे ट्रांजैक्शंस करते हैं, जैसे कि कल मैंने देखा, समझाया कि ट्रांजैक्शंस के अंदर कैश और नॉन कैश टाइप के ट्रांजैक्शंस होते हैं। तो नॉन कैश का मतलब क्या कि हमने माल खरीद लिया आज, और पैसे 1 हफ्ते या 2 हफ्ते या 1 महीने के बाद देने हैं, जिसे हम आम भाषा में उधारी बोलते हैं। तो बिजनेस के अंदर रेगुलर कस्टमर के साथ ऐसी उधारी चलती रहेगी। तो जब हम किसी के पास से ऐसे उधारी पे माल खरीदते हैं, तो 5-10 दिन या 1-2 महीने के बाद वो पैसे हमें उसे चुकाने होते हैं। तो ये हमारी जवाबदारी होती है, जिसे हम यहाँ पर लायबिलिटी बोलेंगे। मतलब कि किसी के पास से उधार माल लिया हो, क्रेडिट पे माल लिया हो, तो उसके पैसे चुकाने की जो जिम्मेदारी होती है हमारी, उसे हम बोलेंगे लायबिलिटी। अब ये जो लायबिलिटी होती है वो भी 2 तरह की होती है। करंट एंड नॉन करंट। करंट लायबिलिटी का मतलब ये होता है कि हम जो रेगुलर ट्रांजैक्शंस करते हैं, खरीद करते हैं, पैसे लेते देते हैं, तो उसकी जो पैसे चुकाने की वक्त पर जिम्मेदारी होती है, उसे करंट लायबिलिटी बोलते हैं। मतलब हर वक्त कुछ ना कुछ माल आता रहता है, पैसे जाते रहते हैं, ये बढ़ता रहता है। उसकी जो अमाउंट है, कीमत है, वो स्थिर नहीं रहती। मतलब आज हमने किसी से 10,000 का माल खरीदा, तो हम उसको 10,000 रुपये चुकाने को जवाबदार है। कल या परसों फिर हमने उससे कुछ 5,000 का माल खरीद लिया, तो 10 वाले हमें 15 चुकाने। अभी उसमें से 5,000 रुपये हमने उसको चुका दिए, तो अभी फिर सिर्फ 10,000 रुपये से सिर्फ कल या परसों फिर उसको दूसरे 5,000 चुका दिए, तो 5,000 ही चुकाने को बाकी। तो इस तरह से ये जो जिम्मेदारी होती है, लायबिलिटी होती है, उसकी जो अमाउंट है वो फिक्स नहीं रहती, बदलती रहती है। हर दिन, हर हफ्ते, हर महीने बदलती रहती है। तो इसीलिए उसको करंट लायबिलिटी बोलते हैं। और नॉन करंट लायबिलिटी मतलब किसी के पास से हमने एज अ लोन पैसे लिए बिजनेस के पर्पस में,
मतलब मान लो कि तुम कोई ऐसा बिजनेस करते हो कि जिसमें आप कॉन्ट्रैक्ट लेते हो या टेंडर भरते हो गवर्नमेंट या बड़ी बड़ी कंपनियों में, तो वहाँ का काम पूरा होने में आपको शायद 6 या 12 महीने लग जाए। तो उस हिसाब से आप 6 या 12 महीने के लिए किसी से लोन लेते हो, बैंक से नहीं, पर्सनली आपके जान पहचान वालों से, सगे संबंधी से। तो उसको जो पैसे चुकाने होते हैं उसे नॉन करंट लायबिलिटी बोलते हैं, क्योंकि उसके पास से समझ लो आपने 1 लाख रुपए लिए, तो 6 महीने तक ये जो अमाउंट है वो फिक्स ही रहेगी, या 1 साल तक, जब तक आप चुका नहीं देते या आप पार्ट पेमेंट नहीं करते, जहाँ तक आप उसको चुकाएंगे नहीं वो अमाउंट जो है वो स्थिर रहेगी। तो उसको नॉन करंट लायबिलिटी बोलते हैं। उसके बाद देखेंगे एसेट्स। एसेट्स का शुद्ध गुजराती या हिंदी मीनिंग होता है मिल्कत। जो हमारे पास है वो हमारी मिल्कत है, उसे हम एसेट्स बोलेंगे अकाउंट में। यहाँ पर एक बात क्लियर है कि जो भी एसेट्स बिजनेस करने वाले के खुद के नाम की हो, वही एसेट्स यहाँ पर दिखाई जाती है। मतलब कि उसके बेटे की, उसकी मम्मी की, उसके पापा की, उसके भाई की, बहन की, बीवी की, पति की, ऐसी एसेट्स ध्यान में नहीं लेते। जो बिजनेस का मालिक है, ओनर है, उसी की जो अपने नाम की प्रॉपर्टी होती है, एसेट्स होती है, उसी को हम यहाँ पर कंसीडर करेंगे। सो फर्स्ट लायबिलिटी, सेकंड एसेट्स। नाउ देयर आर बेसिकली 4 टाइप्स ऑफ एसेट्स। 4 types of assets. For first, current and non-current. Tangible and non-tangible. Real and fictitious. Now, each and every type of assets we will have to learn it very carefully. So we will take it one by one. First of all, current assets. What is the meaning of current assets? So like current liability, when the value of the asset is not fixed for a day, for a week, for a month, it changes frequently. मतलब आज हमारे पास जो मिल्कत है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास रोकड़ है, मेरे पास कैश है 50,000, तो ये मेरी मिल्कत हो गई। लेकिन ये जो 50,000 है वो हमेशा नहीं रहेंगे। कल मैं किसी को चुका दूंगा, उसमें से 10,000 या 20,000 चुका दूंगा, तो परसों मेरे पास किसी से जो लेने हैं वो भी आ जाएंगे ना, या मैं बैंक से उठा लूँगा या बैंक में भर दूंगा। तो ये जो कैश बैलेंस है वो हमारी एसेट है, लेकिन कैसी एसेट है? करंट एसेट है। मतलब कि जिस एसेट की वैल्यू आए दिन बदलती रहती है उसे हम करंट एसेट बोलते हैं। उसमें आएगी कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, माल का स्टॉक, गुड्स, डेटर्स, जिसके पास हम रुपए मांग रहे हैं, जिसको हमने माल उधार बेचा है, वो लोग, क्योंकि हम उसको आज माल बेचेंगे, कल भी बेचेंगे, परसों भी बेचेंगे, माल बेचना हमारा धंधा है, तो हर रोज कुछ ना कुछ तो बेचेंगे। तो जिसके पास से हमें माल के पैसे लेने हैं वो वैल्यू दिन ब दिन बदलती रहती है।
तो उस हिसाब से डेटर्स, उसको डेटर्स बोलते हैं, जो हमारे पास से उधार माल खरीदते हैं उसको, तो उसकी वैल्यू बदलती रहती है, तो उसको भी हम करंट एसेट्स में कंसीडर करेंगे। नाउ नॉन करंट, तो जिसकी वैल्यू हर रोज बदलती नहीं रहती उसको हम नॉन करंट एसेट्स बोलेंगे, जिसका दूसरा नाम है फिक्स्ड। मतलब उसकी वैल्यू एक समय के एक हिस्से तक फिक्स्ड रहती है, और हम कह सकते हैं कि 6 महीने या 1 साल या उससे ज़्यादा। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास 10 लाख रुपए का मकान है, तो उसकी वैल्यू बार बार चेंज नहीं होती। 2, 4, 8, 10 सालों में कभी रिनोवेशन करेंगे तो ठीक है, या तो रीवैल्यूएट करेंगे तो ठीक है, बाकी उसकी जो कीमत हम दिखाएंगे, बताएंगे, वही कीमत रहेगी। उसी तरह से फर्नीचर, अगर आपने टेबल बनवाया हुआ है या चेयर बनवाई हुई है, 10,000 रुपये का टेबल बनवाया है आपने, तो उस टेबल की कीमत आज अगर 10,000 है तो 1 महीने बाद भी 10,000 ही हो। ये और बात है कि आप बाजार में बेचने जाएंगे तो आपको कम या ज़्यादा मिल सकते हैं, ये और बात है, लेकिन उसकी कीमत तो 10,000 ही गिनी जाएगी। उसी तरह से कोई व्हीकल आपके पास है, वाहन, मोटरसाइकिल है, कार है, साइकिल है, कोई भी है, तो उसकी जो कीमत है, फॉर एग्जांपल आपने 70,000 का एक्टिवा स्कूटर लिया है, तो कल भी उसकी कीमत 70,000 गिनी जाएगी, परसों ही 70, और महीने बाद भी उसकी कीमत 70,000 गिनी जाएगी। तो ये जो चीज़ें हैं उसे हम फिक्स्ड एसेट्स बोलते हैं। फिर फर्नीचर, मकान, व्हीकल्स और फिक्सचर्स जो हम घर में यूज़ करते हैं, ऑफिस में यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल एसी, फैन, लाइट्स, फ्रिज, वो भी सारी चीज़ें जो है उसे हम फिक्स्ड एसेट्स बोल सकते हैं। उसके बाद आता है नंबर 2 पे टेंजिबल एंड नॉन टेंजिबल एसेट्स। तो टेंजिबल का दूसरा नाम है विजिबल, मतलब कि जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, उसे हम टेंजिबल एसेट्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने बात की फर्नीचर की, तो फर्नीचर को हम देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं, तो वो टेंजिबल यानी कि विजिबल एसेट है। मकान देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं, तो उसको हम टेंजिबल एसेट्स बोलेंगे। तो जिस एसेट्स को हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, लेकिन उसकी कीमत हमारे पास होती, तो उसको हम बोलेंगे नॉन टेंजिबल एसेट्स। और वो टोटल 4 है, जिसके बारे में हम बाद में देखेंगे, पहले ये खत्म कर लें। इसका टोटल 4 नामों का हमें देखना अभी बाकी है। नंबर 3, रियल एंड फिक्टिशियस एसेट्स। रियल एसेट्स माने कि जो वास्तव में है, एग्जिस्ट करती है, और उसकी वैल्यू भी हमें मिल सकती है, तो उसको बोलेंगे रियल एसेट्स। फॉर एग्जांपल, मकान, तो हमारे पास मकान है, उसकी वैल्यू भी हमें मिल सकती है, आज नहीं 10 साल बाद भी मिलेगी, तो उसको रियल एसेट बोलेंगे। व्हीकल है, फर्नीचर है, फ्रिज है, टीवी है, एसी है, ये सारी चीज़ें रियल एसेट्स है, क्योंकि उसकी कीमत कम या ज़्यादा हमें मिलेगी ज़रूर। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती है कि जो मिलकर मान ली जाती है, लेकिन उसकी भविष्य में कोई कीमत मिलने वाली नहीं होती, तो उसको फिक्टिशियस, अवास्तविक, जिसका वास्तव में कोई अस्तित्व ही नहीं है, ऐसी एसेट्स बोलते हैं। उदाहरण से मैं आपको समझाता हूँ। आपने कंपनी के बारे में सुना होगा कि कंपनी ये होती है, कंपनी वो होती है। कंपनी जो होती है उसके अंदर बहुत सारे शेयर होल्डर्स होते हैं, लेकिन उसकी स्टार्टिंग करने के लिए 5 या 10 प्रमोटर्स होते हैं। प्रमोटर्स यानी कि जो उसका पहले से रजिस्ट्रेशन तक का, कंपनी स्टार्ट होने तक का सारा काम करे वो।
तो वो लोग शुरुआत का रजिस्ट्रेशन या आने जाने का या जगह देखने का, ये सारा बहुत सारा काम होता है। वो काम करने के लिए जो खर्चा होता है वो प्रमोटर्स करते हैं। इनिशियल एक्सपेंस जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी एक्सपेंस। ये जो प्राइमरी एक्सपेंस होते हैं वो कंपनी स्टार्ट होने से पहले के होते हैं, तो इसको कंपनी अपने खर्चे में नहीं गिन सकती। क्यों? क्योंकि जब तक कंपनी का अस्तित्व ही नहीं हुआ तो उससे पहले वो खर्च कैसे कर सकती है? ठीक है, तो कंपनी रजिस्टर्ड उसका हो जाए उसके बाद कंपनी का अस्तित्व होता है, लेकिन उससे पहले ये जो खर्च हुए उसका क्या? तो उसको प्राइमरी एक्सपेंस बोल के फिक्टिशियस एसेट्स में बताते हैं। और फिर क्या करते हैं, अभी ये जो चीज़ है प्राइमरी एक्सपेंस है, कंपनी स्टार्ट करने के लिए जो एक्सपेंस की वो कल परसों या एक साल बाद कहीं से वापस नहीं आने वाली, ये तो एक्सपेंस ही है, हमें वेव ऑफ ही करने होंगे। लेकिन बताने हैं एसेट्स के तौर पे। क्यों? क्योंकि कंपनी के अस्तित्व के पहले से है। तो इसको क्या करेंगे कि इसको एज ए एसेट बताएंगे और हर साल इसमें से थोड़े थोड़े करके वेव ऑफ कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल 5,000 रुपये का खर्च हुआ प्राइमरी एक्सपेंस, तो पहले साल में इसमें से 1,000 खर्च के तौर पे वेव ऑफ कर दूंगा और 4,000 एसेट के तौर पे बचेंगे। दूसरे साल उसमें से और 1,000 में वेव ऑफ कर दूंगा और 3,000 बचेंगे। तीसरे साल 1,000 और, इस तरह से 5 साल में ये सारी जो एसेट है वो नील हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, उसकी कुछ वैल्यू हमें मिलेगी नहीं। लेकिन 5 साल तक हम इसे एसेट के तौर पर दिखाएंगे। तो इस हिसाब से ये हुई फिक्टिशियस एसेट। ठीक है, अब हमें देखनी बाकी है टेंजिबल एसेट्स और नॉन टेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल तो मैंने आपको बताया कि जिसे देख सकते हैं, छू सकते हैं, उसे हम टेंजिबल एसेट्स बोलते हैं। लेकिन जिसे देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, उसे नॉन टेंजिबल एसेट बोलते हैं। तो अब नॉन टेंजिबल जो एसेट है वो टोटल 4 है। गुडविल, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क एंड कॉपीराइट। गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क एंड कॉपीराइट। व्हाट इज गुडविल? When a business has a prestige in the market, it is called goodwill. किसी भी बिजनेस की बाजार में अच्छी साख है, अच्छी इमेज है, तो उसे हम गुडविल बोल सकते हैं। क्योंकि ऐसे जो बिजनेस में होते हैं जिसकी प्रेस्टीज बाजार में अच्छी होती है, वो आम बिजनेस वालों से कुछ ज्यादा कमा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम सोचे कि जामनगर के अंदर एक दूर के किसी एरिया में एक किराना की दुकान है, तो उस दुकान की जो कीमत होगी और उसके कंपेयर में हम यहाँ पर सोचे कि भाई मेन एरिया में, जामनगर का जो मेन एरिया है टाउन हॉल, यहाँ के पास एक दुकान है, तो इन दोनों की कीमतों में बहुत अंतर होगा। क्यों? क्योंकि टाउन हॉल के पास जो दुकान है उसकी कीमत ज्यादा होगी बिकॉज ऑफ द एरिया। उस एरिया का नाम अच्छा है, वहां पर पूरा जामनगर कभी ना कभी एक हफ्ते में निकलता ही निकलता है, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो उसको ज्यादा कस्टमर मिलेंगे, उसका जो बाजार में काम करने का जो उसका दौर होगा वो आम दुकानदारों से ज्यादा होगा, तो वो कीमत भी ज्यादा ले सकता है, तो उसी को बोलते हैं गुडविल।
इस गुडविल वाले टॉपिक को आप बुक में से रीड भी करिएगा, क्योंकि एज ए शॉर्ट नोट 2 या 3 मार्क में ये आ सकता है। पेटेंट्स, ये जो नाम है पेटेंट्स आपने कई बार सुना होगा, अखबार अगर आप पढ़ते हैं तो। हम जब कोई चीज नई बनाते हैं या तो नए तरीके से बनाते हैं, तो उस चीज का या उस तरीके का हमारे अलावा कोई इस्तेमाल न करे, उसके लिए हम उसका रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, जिसको बोलते हैं पेटेंट्स। ठीक है, इस चीज का या तो चीज एक ही हो, उसको बनाने का तरीका या करने का तरीका अलग हो, ऐसा भी हो सकता है, तो उसको हम पेटेंट्स करवाएंगे तो उसको कोई नहीं बना पाएगा। आपने सुना होगा कई सारी दवाई कंपनियां होती है, एक ही तरह की दवाई। फॉर एग्जांपल, अगर हमें बुखार है तो बुखार के लिए एक कंपनी है, उसकी दवाई 1 रुपए में मिलती है, किसी और कंपनी की दवाई है वो 4 रुपए मिलती है, किसी एक कंपनी की 40 रुपए में भी मिलती है। उसका जो रीजन होता है, एक उसकी अंदर जो बनावट की उसकी फॉर्मूला होती है वो, ठीक है। तो ये जो है उसे हम बोलते हैं पेटेंट्स। उसके बाद आता है ट्रेडमार्क। जो बिजनेस, जैसे मैंने जिस गुडविल में बताया कि उसकी बाजार में बहुत अच्छी इमेज है, तो उसका एक ब्रांड नेम बन जाता है। तो उसका ब्रांड नेम उसकी पहचान बन जाती है, तो उसको हर जगह अपनी पहचान बताने की जरूरत नहीं पड़ती, उसका जो नेम होता है वही उसका पहचान या ब्रांड नेम बन जाता है। फॉर एग्जांपल, आपने देखा होगा कि रिलायंस कंपनी जो है वो इस तरीके से उसका कुछ लोगो है। तो ये जो रिलायंस का लोगो है, अगर हम कहीं पर देखेंगे किसी पेपर पर या किसी चीज पर, तो हमें पता चल जाएगा कि ये चीज या कि ये पेपर है वो रिलायंस को बिलोंग करती है। तो रिलायंस की जो चीज होगी वो अच्छी ही होगी, हम ऐसा सोच सकते हैं। या तो फिर टाटा का है, तो उस चीज को, ये जो रिलायंस का आर का लोगो है, कोई और कंपनी भले ही उसका नाम आर से शुरू होता हो, इस तरह का लोगो नहीं बना सकती। इसको बोलते हैं ट्रेडमार्क। यहाँ पर TM ऐसा लिखा होता है। और उसके बाद आता है कॉपीराइट। अगर किसी ने किसी चीज या किसी तरीके का पेटेंट्स लिया हुआ है, वो खुद उसको यूज नहीं करना चाहता, तो वो किसी और को बेच सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक फॉर्मूला इलाज का बनाया जिससे मैं कोरोना का इलाज कर सकता हूँ। अभी कोरोना चल रहा है तो उसका एग्जाम्पल लेते हैं। तो जिससे मैं कोरोना का इलाज कर सकता हूँ, लेकिन मेरे पास ऐसी मशीनरी नहीं है, ऐसा रॉ मटेरियल नहीं है, या तो इतने पैसे नहीं है कि जो मैं इन्वेस्ट कर सकूँ, लेकिन फॉर्मूला पक्का है, तो मैं क्या करूँगा, उसका पहले पेटेंट्स बनवा लूँगा ताकि मेरे अलावा कोई इस्तेमाल ना कर सके। फिर उस फॉर्मूला को मैं किसी और कंपनी को बेच दूंगा, तो मेरे लिए ये जो पेटेंट्स है वो उस कंपनी के लिए कॉपीराइट होगा। वो मुझे पैसे देगी और बदले में मैं उसे फॉर्मूला दूंगा। इसको बोलते हैं कॉपीराइट। सो देयर आर टोटल 4 इंटेंजिबल या तो नॉन टेंजिबल एसेट्स: गुडविल, पेटेंट्स, trademark and copyrights. So that's all for now. Thank you.